ठीक है, आपके पास में काफी सारा टाइम है और नहीं समझ में आता है तो फिर आप पूछ सकते हैं, राइट। तो बीपीएससी 131 में अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। यूनिट नंबर 11, 12, 13, 14 इनको फिनिश करते हैं क्योंकि यहाँ से सवाल आने हैं कल। ठीक है, तो लोकतंत्र बनाम आर्थिक विकास यूनिट नंबर 11 को देख लेते हैं। यहाँ से क्या सवाल बन सकता है, यहाँ से क्या सवाल बन सकता है। एक तो लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बीच में संबंध पूछा जा सकता है। आर्थिक विकास और लोकतंत्र के बीच में संबंध पूछा जा सकता है। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, लोगों का शासन, डेमोक्रेसी शब्द से ये बना हुआ है, राइट। तो मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसे शासन व्यवस्था यूनिट नंबर 11 में जो सवाल आएगा उसमें ये सब लिख सकते हैं यूनिट नंबर 11 से। ठीक है, कि मतलब एक देश होता है जहां पर लोकतंत्र होता है, जहां पर लोगों को अधिकार आजादी, लोगों को अधिकार आजादी और स्वतंत्रता मिली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी इच्छाएं क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं लोकतंत्र में। जैसे कि भारत में लोकतंत्र है तो लोग चाहते हैं विकास। ठीक है, डेवलपमेंट चाहते हैं कि अच्छे स्कूल बने, अच्छे यूनिवर्सिटीज, अच्छे अस्पताल बने, अच्छे हाईवे बने, अच्छे पुल बने। ठीक है, मेट्रो का विकास हो, रेल का विकास हो, यही तो विकास होता है। ठीक है, और एक राज्य में शिक्षा का विकास। ठीक है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो एक राज्य के अंदर। ठीक है, तो एक नागरिक, आम जो जनता है वो क्या चाहती है, विकास चाहती है लोकतंत्र देशों में, और ऐसे ही नेताओं को वहां पर भेजती है, मतलब चुन करके भेजती है। जैसे कि हम सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग ऐसे नेताओं को, ऐसे कैंडिडेट को नेता बना करके भेजते हैं विधायिका में, जो उनकी इच्छाओं के अनुरूप उनके क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों ने बड़ी मतलब उम्मीद लगाई कि हमारे यहाँ पर वो विकास करेंगे, तथा समाज के अंदर कुछ समस्याएं होती हैं जैसे कि बेरोजगारी की समस्या, जैसे कि शिक्षा की समस्या। ठीक है, अशिक्षा, सॉरी, बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी। ठीक है, गरीबी कोमा कुपोषण, ये कुछ समस्याएं होती है समाज की। तो प्रत्येक व्यक्ति, राज्य का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके यहाँ पर बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी और कुपोषण खत्म हो। ठीक है, इसके लिए वो चाहता है कि सरकार है विकास तो करे, विकास तो करे, उसके अंदर सरकार अच्छे अस्पतालों का निर्माण कर सकती है, अच्छे स्कूल्स का निर्माण कर सकती है, अच्छे विश्वविद्यालयों का और रेल का विकास कर सकती है, साथ में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की जो अच्छी सुविधा है वो उनको प्रदान करे, साथ में सरकार ये भी करे कि बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी और कुपोषण को हटाए। ठीक है, तो इस तरह से एक जो देश है वो विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकेगा। देखो, विकास कब होता है, जब एक व्यक्ति स्वस्थ होता है, उसके पास में अच्छी शिक्षा होती है, नौकरी लगता है, वो देश के लिए काम करता है, तभी तो वो विकास कर पाएगा। ठीक है, वो भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है, राइट। तो यूनिट नंबर 11 में अपन समझ रहे थे गाइस, लोकतंत्र बनाम आर्थिक विकास। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो अपने किताब में लिख सकता है कि इस पार्ट से, इस लेसन से कोई भी सवाल आता है तो उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं अपन। मैं जो वो पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, वो पॉइंट है ना, लिखते रहो साथ साथ में। लोकतंत्र बनाम आर्थिक विकास, तो इसमें मैंने बताया कि लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, जैसे कि भारत में लोकतंत्र है। ठीक है, अन्य देशों में भी लोकतंत्र है जैसे कि इंग्लैंड। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति वो क्या चाहता है, विकास चाहता है, विकास चाहता है, यानी कि शिक्षा का विकास हो और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, और सरकार है मतलब अच्छे अस्पताल, अच्छे शिक्षण संस्थान, अच्छे शिक्षण संस्थान वो बनाए सरकार। ठीक है, विकास का मतलब क्या है, ये शिक्षण संस्थान बनाए और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो। ठीक है, और पुल, सड़क, पुल, सड़क और रेल, इन सब का विकास हो, उद्योगों का विकास हो, राइट। यही तो चाहता है। तो इसके साथ में वो चाहता है कि मतलब समाज के अंदर, मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी भी है, काफी लोग हैं जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी है, और समाज के अंदर अशिक्षा है, काफी लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं है,
और कुपोषण, ठीक है, कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, जिनके शरीर में किसी ना किसी चीज की कमी रहती है, वो भी है कुपोषण। और इसके अलावा डियर गरीबी, ये सब कुछ समस्याएं, इनका भी हल सरकार करे, इनका भी हल सरकार करे, राइट। तो आर्थिक विकास में क्या अपने को देखना है कि सरकार के पास में, सरकारी खजाने में भी पैसे आने चाहिए, ठीक है। ये भी पॉइंट लिख लो कि जो राष्ट्र की संपत्ति होती है, विकास के अंदर, विकास एक अवस्था का नाम है, एक अवस्था का नाम है जिसमें राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि होती है, राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि होती है, ठीक है। एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाला व्यक्ति वो संपत्ति के अधिकार भी चाहता है, समाज में शांति भी बनाए रखना चाहता है, व्यक्ति का जीवन, उसका जो जीवन है वो भी श्रेष्ठ बने, ऐसा वो चाहता है। ठीक है। अब देखो लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास कब रुक जाता है, लोकतांत्रिक देशों में आगे क्या लिख सकते हैं आप कि लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास कैसे रुक जाता है, आर्थिक विकास रुक कैसे जाता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, नर जातीय संघर्ष। मतलब एक लोकतांत्रिक देश है जैसे कि भारत, यहाँ पर अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग नस्लों के लोग रहते हैं, तो कई बार संघर्ष की स्थिति बन जाती है। अब देखो समाज के अंदर लड़ाइयाँ दंगे ज्यादा होते हैं तो एक देश है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाता, उसका आर्थिक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार का जो ध्यान है वो पूरा का पूरा उन दंगों को रोकने के लिए चला जाएगा। तो सरकार को विकास करने के लिए कहाँ से टाइम मिलेगा। तो नरजातीय संघर्ष मतलब विभिन्न जनजातियों के बीच में संघर्ष होता है, उसके कारण से लोकतांत्रिक देशों के अंदर आर्थिक विकास रुक जाता है, ठीक है। तो ये तो लिखना है लोकतांत्रिक देशों की शासन व्यवस्था में, ठीक है। और देखो दूसरी प्रकार की शासन व्यवस्था है तानाशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था। देखो और भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि मतलब कुछ देश हैं विकासशील देश, विकासशील देश जैसे कि ताइवान, जैसे कि ताइवान, ताइवान, हांगकांग, ताइवान, हांगकांग और दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया और सिंगापुर, सिंगापुर और मलेशिया, ये भी तो विकासशील देश है, यहां पर भी लोकतंत्र है, ठीक है। तो यहां इन देशों ने सबसे ज्यादा आर्थिक विकास किया विकासशील देश होकर के, क्योंकि इनके यहाँ पर पर्यटन विकसित हुआ है, इनके यहाँ पर पर्यटन विकसित हुआ है, ठीक है। लोग काफी ज्यादा जाते हैं घूमने के लिए, तो उनको काफी ज्यादा पैसे की प्राप्ति होती है, इनका राजस्व है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुछ विकासशील देशों ने पर्यटन के कारण, कुछ विकासशील देशों ने पर्यटन के कारण काफी ज्यादा आर्थिक विकास किया है। आप देखो हांगकांग कैसा दिखता है, सिंगापुर कैसा दिखता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहां पर, अच्छे रोड हैं, अच्छे हाईवे हैं वहां पे, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, घूमने के लिए काफी सारी जगह हैं, होटल्स हैं बहुत बड़े बड़े। तो विकासशील देश हैं ये। एक तो विकासशील देश और भी है, उनका विकास देखो आप, ठीक है, वो किस दहलीज पे हैं, और आज ये देश कितने तरक्की कर चुके हैं, मतलब विकसित देशों को भी ये टक्कर देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन ज्यादा विकसित हो गया। ये लिख सकते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इस तरह से आर्थिक विकास होता है। आगे और क्या लिखना है, क्योंकि 20 नंबर का सवाल आ सकता है यूनिट नंबर 11 से, लोकतंत्र बनाम आर्थिक विकास, कैसा भी सवाल है उसके अंदर यही लिख के आना है। देखो दूसरी शासन व्यवस्था होती है तानाशाही व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था होती है तानाशाही व्यवस्था। अब तानाशाही व्यवस्था में क्या होता है कि जो शासक वर्ग होता है वो तानाशाही दिखाता है, यानी कि उनके अधिकार है, और जनता के जो अधिकार है, ठीक है, आजादी है और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, इनको वो रोकने की कोशिश करता है, लोगों के अधिकार, आजादी, स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि जो लोकतंत्र, जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उनसे ज्यादा विकास होता है, उनसे ज्यादा आर्थिक विकास होता है। मैंने क्या कहा है कि दो तरह की शासन व्यवस्थाएं होती है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था और तानाशाही व्यवस्था, ठीक है, तानाशाही शासन व्यवस्था। तो लोकतंत्र में भी आर्थिक विकास होता है ना, तानाशाही में भी आर्थिक विकास होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आर्थिक विकास होता है वो किस में होता है, वो होता है तानाशाही
शासन व्यवस्था में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार पाया जाता है, अधिकतर भ्रष्टाचार पाया जाता है। ठीक है, नेता करप्ट होते हैं अधिकांश देशों में। जो भ्रष्टाचार, उसके कारण से क्या होता है, अब कोई मतलब रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर 100 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, 30 करोड़ खा गए नेता। ठीक है, तो विकास कहां से हो पाएगा? वही मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक शासन में अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार पाया जाता है, जिसके कारण से विकास कम होता है। और तानाशाही के अंदर एक शासक वर्ग ही तो शासन कर रहा है। तानाशाही के अंदर क्या होता है, एक शासक वर्ग ही शासन करता है और यही नीति निर्माण करता है, और यही कानून बनाता है। ठीक है, तो मतलब एक व्यक्ति ही लगभग इसमें योगदान देता है, एक व्यक्ति की काफी ज्यादा चलती है। तो दोस्तों वह व्यक्ति मतलब अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो उस देश का जो आर्थिक विकास है वो बहुत तेजी के साथ में होता चला जाएगा। उस देश का जो आर्थिक विकास है तेजी से होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने जो एग्जाम्पल बताया था आपको सिंगापुर और ताइवान, सिंगापुर, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और चीन। ठीक है, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर। यहां पर इतना ज्यादा विकास क्यों हुआ है, यहां पर इतना ज्यादा क्यों विकास हो? क्योंकि इन देशों के अंदर क्या पाया जाता है, तानाशाही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, तानाशाही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो सरकार एक बार जो कानून बना देती है, एक बार विकास की परियोजना लेकर आ जाती है, वो अच्छे से लागू करनी पड़ती है। ठीक है, मैंने आपको अभी कहा था कि कुछ विकासशील देश हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया है। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया है, क्योंकि क्योंकि उनके यहाँ पर तानाशाही प्रवृत्ति, कहने को तो वो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उनके यहाँ पर तानाशाही प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि चाइना के अंदर, ताइवान के अंदर, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो तानाशाही वाले देश है, ठीक है, उसके यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, उनके यहाँ पर विकास कार्य बहुत तेजी के साथ में होते हैं, उनके यहाँ पर शिक्षा से संबंधित विकास बहुत तेजी के साथ में होते हैं। तो बस यही पॉइंट अपने को लिखना है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में कम विकास होता है, तानाशाही में अधिक विकास होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार पाया जाता है। ठीक है, और इसमें तानाशाही व्यवस्था में और क्या लिख सकते हैं अपन, कि सिंगापुर का एग्जांपल दे देना, ताइवान का एग्जांपल दे देना, दक्षिण कोरिया और चाइना का एग्जांपल दे देना आप। ठीक है, मैंने जो अभी आपको लिखवाया था वो, उसमें आप ये ऐड कर देना कि कहने को तो यहाँ पर लोकतंत्र है, कहने को यहाँ पे लोकतंत्र है, क्यों, लेकिन लोकतंत्र में भी तानाशाही प्रवृत्तियां अपने को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से इन देशों में काफी ज्यादा विकास हुआ है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं। ठीक है, तो जो जैसे कि चाइना के अंदर क्या है, एक ही पार्टी है, सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके अधीन पूरा विकास कार्य होता है। ठीक है, भ्रष्टाचार की कम संभावनाएं हो जाती हैं। राइट, तो ये सब लिखना है आपको। तानाशाही शासन व्यवस्था में इस तरह से आर्थिक विकास होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक ही शासक वर्ग होता है, एक ही लगभग पार्टी होती है, एक ही पार्टी होती है, और अलग अलग पार्टी होती है ना, तो फिर भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ने की चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब आपको तानाशाही व्यवस्था में लिखना है। देखो यूनिट नंबर 12 में कैसा भी सवाल आए, वहां पर क्या लिख के आना है अपने को, स्वतंत्रता और नियंत्रण से संबंधित आ सकता है। ठीक है, या फिर देखो सेंसरशिप और नियंत्रण एक ही बात है, तो कैसा भी सवाल आए उसके अंदर क्या लिखना है, स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रकार के प्रतिबंधों की अनुपस्थिति, यानी कि एक व्यक्ति पर रोक टोक नहीं होती है किसी भी प्रकार की, तो वह स्वतंत्र व्यक्ति होता है, उसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता दो टाइप की होती है, दो प्रकार होते हैं स्वतंत्रता के, एक तो सकारात्मक स्वतंत्रता, एक तो सकारात्मक स्वतंत्रता, और एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, देखो सकारात्मक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर
स्वतंत्रता तो मिली होती है, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली होती है, लेकिन उस पर थोड़े बहुत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं सरकार पर। जैसे कि भारत के संविधान के अंदर अपने को जो स्वतंत्रता मिली हुई है, राज्य उसके अंदर कटौती कर सकता है। जैसे कि अपने को मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा। वाक एवं अभिव्यक्ति की, यानी कि अपन अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, इस तरह से अपन अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं जिससे कि समुदाय में किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो जाए, दो धर्मों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए राज्य है वो कई प्रकार के प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। इसको सकारात्मक प्रतिबंध कहते हैं और ये सही भी है, मेरे मायने में ये सही भी है, क्योंकि एक व्यक्ति इतना भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता से दूसरे को नुकसान पहुंच जाए। दूसरी होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। यदि किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं होता है, व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, प्रतिबंध नहीं होता है, उसको अपन कहते हैं नकारात्मक प्रतिबंध, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, दूसरों के जो हित होते हैं उनका नुकसान हो सकता है। जैसे कि बर्थडे नाइट में अपन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत तेज साउंड में स्पीकर बजा रखे हैं, तो इससे क्या होगा, समाज के जो दूसरे परिवार के लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को दिक्कत हो सकती है इससे। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, ये किसी भी स्वस्थ समाज के लिए एकदम सही नहीं मानी जाती है। तो ये तो हो गया स्वतंत्रता का। रक्षात्मक भेदभाव क्या है कि मतलब समाज के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि अधिकारों से वंचित है, गरीब है, पिछड़े हैं, और उनके हित है, उनको बचाने के लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष सुविधाएं उनको प्रदान कर सकता है, कि मतलब शिक्षा सुविधाएं या फिर आरक्षण की व्यवस्था दे सकता है उनको। तो समाज के अंदर किया गया एक प्रकार का ये भेदभाव होता है, समाज के अंदर किया गया एक प्रकार का भेदभाव होता है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं कि जो वंचित समूह, जो ऐसे लोग जिनके साथ में इतिहास में जिनके अधिकारों को दबाया गया, किसी वजह से वो पीछे रह चुके हैं, तो सरकार उनके लिए व्यवस्था कर सकती है। जैसे कि आरक्षण की जो व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था जो कि SC ST और OBC कैटेगरी, और आजकल तो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर समूह है, ठीक है। तो इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो राज्य करता है या सरकार करती है। तो आरक्षण की व्यवस्था क्या है, एक प्रकार का रक्षात्मक भेदभाव है। और निष्पक्षता का सिद्धांत क्या है, यानी कि किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं हो, सरकार वो निष्पक्ष तरीके से कानून बनाए, नीति बनाए और नियम बनाए, ठीक है। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है, किसी प्रकार का किसी के साथ में भेदभाव नहीं हो, किसी का पक्ष नहीं लिया जाए। तो ये निष्पक्षता का सिद्धांत कहलाता है। यूनिट नंबर 13 में अपने को इस तरह से चीजें लिख के आनी। परिवार, कानून एवं राज्य, इससे क्या सवाल बन सकता है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है डियर, चार सिद्धांत। परिवार और राज्य के संबंध में सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, 20 नंबर का भी आ सकता है और 10 नंबर का टिप्पणी लिखने में भी आ सकता है। परिवार एवं राज्य के बीच, राज्य के बीच संबंध, राज्य के बीच संबंध, ये चार प्रकार के मैंने बताए थे आपको। पारंपरिक, पारंपरिक संबंध, और दूसरा बताया था मार्क्सवादी नजरिया, और तीसरा बताया था इसके अंदर उदारवादी, उदारवादी नजरिया, और फोर्थ बताया था इसके अंदर नारीवादी दृष्टिकोण, ठीक है। या तो ये सवाल 20 नंबर का आ सकता है कल, या फिर 10 नंबर का तो कंफर्म इससे पूछेगा। तो जो पारंपरिक जो नजरिया है परिवार एवं राज्य, देखो मतलब सालों से ये चर्चा चलती आई है कि एक राज्य के अंदर जो रहने वाला जो लोग है, ठीक है, जो नागरिक है, उसको कितनी आजादी, कितना अधिकार दे राज्य, है ना। उसके अंदर परिवार भी आता है ना। परिवार में काफी सारे लोग होते हैं, लोगों से मिलकर परिवार बना होता है। तो परिवार एवं राज्य के बीच में संबंधों को बताने के लिए चार प्रकार के दृष्टिकोण है या फिर नजरिए हैं, पारंपरिक, मार्क्सवादी, उदारवादी और नारीवादी, ठीक है। अब पारंपरिक में क्या लिखना है अपने को, पारंपरिक में आपको मैंने प्लेटो और अरस्तु के नाम बताए थे आपको, ठीक है। प्लेटो और अरस्तु, अरस्तु कौन था, प्लेटो का शिष्य था, ठीक है। तो इसमें पारंपरिक दृष्टिकोण के अंदर क्या लिखना है, पारंपरिक दृष्टिकोण में, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर आपको दो दो नाम याद रखने, एक तो प्लेटो और अरस्तु। ठीक है, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। और प्लेटो ने क्या कहा था कि परिवार को राज्य की दया पर निर्भर रहना चाहिए, परिवार को राज्य की दया पर निर्भर रहना चाहिए। और देखो प्लेटो ने कहा था कि जो राज्य है ना, ये भगवान भगवान का दिया हुआ एक मतलब चीज है। राज्य राज्य पृथ्वी पर भगवान के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और राज्य का क्या पर्पज, राज्य का क्या काम होता है कि वो भला चाहता है, वो व्यक्तियों का कल्याण चाहता है। ठीक है, राज्य किसी भी प्रकार से व्यक्तियों का अहित नहीं करना चाहता, नुकसान नहीं करना चाहता है। तो राज्य एक मतलब पवित्र चीज है। प्लेटो ने कहा था राज्य एक पवित्र चीज है। ठीक है, या पवित्र पवित्र चीज है। और राज्य हमेशा व्यक्तियों का कल्याण चाहता है जो उसके अंदर रहते हैं, राज्य के अंदर। तो यहाँ पर समझने की यह आवश्यकता है कि जो पहला स्टेटमेंट है बस यही याद रखना, परिवार को राज्य की दया पर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, परिवार को राज्य की दया पर निर्भर रहना चाहिए। और राज्य क्या करता है, राज्य दोस्तों हमें शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराता है, यानी कि जितने सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, वो सब क्या है, राज्य के द्वारा बनाई गई संस्थान ही तो है। राज्य हमारा कल्याण चाहता है, इसीलिए उसने शिक्षा से संबंधित ये संस्था बना रखे हैं। और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो राज्य वो हमारा कल्याण चाहता है, सरकारी अस्पताल ये सब। ठीक है, तो प्लेटो कहता है कि परिवार को राज्य की दया पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि राज्य एक पवित्र चीज है, पवित्र चीज है, भगवान ने खुद राज्य बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर फिर अरस्तु के विचार आपको याद करना है, पेज नंबर 175 पर, 175 पर। ठीक है, अरस्तु क्या कहता है। अरस्तु कहता है कि एक व्यक्ति के जो संपत्ति के संबंधित अधिकार हैं, देखो एक व्यक्ति है वो संपत्ति अर्जित करता है ताकि वो अपने बीवी बाल बच्चों का भरण पोषण कर पाए। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके संपत्ति से संबंधित अधिकार है, उनका संरक्षण करे राज्य, उनका संरक्षण करे राज्य, ये अरस्तु कहता है। ठीक है, तो एक संपत्ति का अधिकार जब एक व्यक्ति का बचेगा तो परिवार संपन्न होगा, परिवार संपन्न होगा, और परिवार संपन्न होगा तो समाज संपन्न होगा, समाज संपन्न होगा। समाज संपन्न होता है तो राष्ट्र संपन्न होता है, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बनती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पारंपरिक दृष्टिकोण में प्लेटो और अरस्तु। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसके अंदर क्या लिखना है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या लिखना है इसके अंदर, बताओ। मैंने आपको मार्क्सवादी नजरिए में आपको क्या लिखना है कि राज्य परिवार, सॉरी राज्य नहीं, यहाँ पर पूंजीपति व्यवस्था है, पूंजीपति व्यवस्था, राज्य पूंजीपति व्यवस्था। राज्य के अंदर जो पूंजीपति होते हैं ना, वो परिवार को एक जरिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक जरिया बनाते हैं, एक साधन बनाते हैं, और अपनी विचारधाराओं को वो फैलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विचारधाराओं को फैलाने का प्रयास करते हैं, तो किसका शोषण होता है, बच्चों का, महिलाओं का, मजदूरों का, मजदूरों का और किसानों का। पूंजीपति राज्य के अंदर जो परिवार नामक संस्था रहती है, इसका इस्तेमाल करके वो अपनी विचारधाराओं को फैलाते हैं, वो अपनी विचारधाराओं को फैलाते हैं, तथा महिलाओं का, बच्चों का, मजदूरों का, किसानों का इस तरह से वो शोषण करते हैं। ठीक है, उदारवादी परिप्रेक्ष्य में क्या लिखना है आपको, संस्था है, ठीक है, उसका ख्याल रखे राज्य, उसका ख्याल रखे राज्य, ये उदारवादी परिप्रेक्ष्य में अपने को लिखना है। ठीक है, तो जो सरकार लोगों पर शासन करती है, जो सरकार
लोगों पर शासन करती है उनको वो स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, वो शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएं और उनको अन्य तरह की सुविधाएं वो उपलब्ध कराएं, उनको आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग करें। ठीक है, तो लोगों से मिलकर परिवार बना होता है। ठीक है, तो लोगों का भला होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, ठीक है, और उनका आर्थिक सहयोग करेगी सरकार, तो फिर परिवार का भी भला हो जाएगा। ठीक है, उदारवादी प्रेक्षक से ये लिखना आपको। ठीक है, नारीवादी जो लोग हैं, नारीवादी लोग कौन होते हैं? जो कि महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हैं, वुमेन्स का राइट्स का प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, वो लोग होते हैं फेमिनिस्ट या नारीवाद। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई जो संसार के अंदर परिवार में जो महिलाएं होती है उनका जो शोषण हुआ है वो किसके कारण हुआ है? पूंजीवाद के कारण हुआ है। ठीक है, पूंजीवाद का मतलब कुछ जो अमीर लोग हैं वो अपनी विचारधाराओं को फैलाते रहते हैं। ठीक है, और मतलब हर चीज में क्या दिखाते हैं? पुरुष को दिखाते हैं। हर चीज में वो आदमी को दिखाते हैं, औरत को पीछे रखते हैं हर चीज में। तो इससे कि परिवार के अंदर जो महिलाएं हैं उनका शोषण हुआ है। ठीक है, अब देखो और क्या कहते हैं वो नारीवादी परिप्रेक्ष्य से, कि नारीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग कहते हैं कि जो आदमी ऑफिस में काम करता है, ठीक है, जो आदमी ऑफिस में काम करता है दिन भर, वो शाम को जब घर आता है तो किस पर गुस्सा उतारता है? वो महिला पर, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी भड़ास महिला पर उतारता है। तो परिवार के अंदर सबसे ज्यादा दुख, कष्ट, दर्द, पेन कौन झेलता है? महिला झेलती है, क्योंकि एक तरफ तो ये बाल बच्चों को भी पालती पोसती है और ऊपर से फ्रस्ट्रेशन भी निकाल निकाल देता है। ठीक है, बॉस का गुस्सा, ठीक है, एक आदमी अपने बॉस का गुस्सा किस पे निकालता है? अपनी वाइफ पे निकालता है, महिला पर निकालता है। ठीक है, वो किसी बच्ची पर भी निकाल सकता है। तो सबसे ज्यादा कष्ट कौन भुगती है? वो महिलाएं भुगती है, ये कहता है नारीवादी परिप्रेक्ष्य। तो आगे ये भी बताते हैं नारीवादी परिप्रेक्ष्य में कि मतलब सुधार कैसे हो सकता है महिलाओं की स्थिति में, कि मतलब महिलाओं को अधिकार दिए जाए, महिला को राइट्स मिले, उसको आजादी मिले कि वो घर के बाहर निकल सके और अपने लिए विकल्प चुन सके, उसको किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी है। ठीक है, उसको व्यवसाय खोलना है, ठीक है, या फिर उसको राजनीति के अंदर जाना है, या उसको खेलों के अंदर जाना है। तो एक महिला को अधिकार, राइट्स मिले, और जो आदमी ने, जो मर्द जाति ने उस पर तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस, तरह तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, वो रोकने की आवश्यकता है। इससे कि महिला का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो सर्वांगीण विकास होता है, वो रुक जाता है। तो महिला को अधिकार मिले, आजादी मिले और स्वतंत्रता मिले, ताकि वो अपने बारे में सोच पाए। ठीक है, अब एक महिला है वो अधिकतर घर गृहस्थी में बंद के रह जाती है, बाल बच्चों को पालती पोसती रहती है जिंदगी भर, और एक मर्द का गुस्सा है वो झेलती रहती है, उसकी प्रताड़ना, उसका तंग किया न जाना, ये सब कुछ झेलती रहती है सामान्यतः केसेस में। आजकल सुधर भी रही है स्थिति, ठीक है, लेकिन फिर भी समाज की स्थिति में, समाज में महिलाओं का जो स्थान होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल रहा है। हालांकि स्थितियां सुधर रही है, तो महिला को आजादी मिले, अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, ठीक है, तब जाकर के महिला का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। ये आपको लिखना है, किसमें लिखना है? नारीवादी परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 14 हो गया। ठीक है, 4 चैप्टर्स के सवाल करने के बाद में अपन जंप करते हैं सीधे यूनिट नंबर 8 पे, जिसका नाम है जेंडर। तो ये वाला चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये बीपीएससी 132 में भी था, बोलो था कि नहीं था? बिल्कुल था ना। तो मैंने आपको बताया था कि लिंग और जेंडर के अंदर अंतर होता है। ठीक है, लिंग तो क्या होता है कि शारीरिक पहचान बताता है, शारीरिक पहचान बताता है कि मतलब ये लड़का है या लड़की है। प्रकृति ने लड़के और लड़के को अलग अंग दिए हैं, अलग ऑर्गन्स दिए हैं। तो लिंग क्या बताता है? शारीरिक पहचान बताता है। ठीक है, और जेंडर क्या बताता है? ठीक है, लिंग को अपन कहते हैं सेक्स, और जेंडर को जेंडर ही कहते हैं। ठीक है, जेंडर क्या बताता है? जेंडर हमें बताता है कि एक स्त्री एक स्त्री और एक पुरुष की भूमिकाएं समाज के अंदर क्या होती है। देखो, जो किताब के अंदर जो परिभाषा लिखी हुई है वो शायद आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये वाले जरूर याद रह जाएगी। जेंडर किसको कहते हैं अपन? स्त्री पुरुष की
समाज के अंदर क्या भूमिकाएं होती हैं, समाज के अंदर क्या भूमिकाएं होती है, सॉरी ऐसा लिखो, समाज के अंदर जेंडर हमें स्त्री पुरुष की समाज के अंदर भूमिकाओं को बताता है, भूमिकाओं को बताता है। ठीक है, और इस जेंडर के अंदर एक स्त्री भी आ जाएगी, एक पुरुष भी आ जाएगा और एक और समुदाय आ जाएगा। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, LGBTQ समुदाय। ठीक है, एल का मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इसका मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां से क्या सवाल बनेगा, आपको याद भी होगा वो, यहां से सवाल बन सकता है जेंडर और राजनीति, इस पर टिप्पणी लिखना आ सकता है। जेंडर और राजनीति से आप क्या समझते हैं, 20 नंबर का सवाल भी क्रिएट हो सकता है यहां से। ठीक है, तो जेंडर और राजनीति, खैर 20 का नहीं आएगा, डोंट वरी, 10 का ही आएगा अगर ये पूछेगा तो। जेंडर और राजनीति, सपोज करो 10 नंबर का सवाल आ गया, इसके अंदर क्या लिखना है। ठीक है, इस वाले सवाल पर स्टार लगा लो कि ये आ सकता है, जेंडर और राजनीति, इस पर टिप्पणी लिखना, 10 नंबर का सवाल। ठीक है, अब देखो, कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं, बड़े बड़े जो नेता होते हैं, वो खुद ही भाषण देते हैं। ठीक है, वो खुद ही भाषण देते हैं, वो खुद ही नीतियां कानून बनाते हैं, वो खुद ही चुनाव प्रचार करते रहते हैं। उनकी जो पत्नियां होती हैं, उनकी जो वाइफ्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो पत्नियां उनकी वाइफ रहती हैं, वो पीछे ही रहती है, मतलब उनको राजनीति के अंदर आगे नहीं लाया जाता है। तो महिलाओं के साथ में राजनीति में बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है, तो ये जेंडर से संबंधित एक समस्या भी है। ठीक है, महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है, भेदभाव। अक्सर आपने देखा होगा जो नेता होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो अपनी पत्नियों को पीछे ही रखते हैं। ठीक है, वो तो कम ही भाषण देती हैं लड़कियां, उनकी जो पत्नी रहती हैं, अधिकतर कौन बोलता है, जो मेल रहता है, जो पुरुष रहता है। तो राजनीति के अंदर भी भेदभाव चलता है। और क्या लिख सकते हैं कि जो विधायिका होती है, विधायिका यानी कि जैसे कि संसद है ना, विधायिका जो कानून का निर्माण करती है, उसके अंदर भी मतलब कितनी महिलाएं होती हैं। ठीक है, आप खुद देखो कि भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कितनी महिलाएं हैं, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। लगभग प्रत्येक देश में ऐसी स्थिति है। ठीक है, कि महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व कम होता है, उनको राजनीति के अंदर जब वो प्रवेश करती हैं, तो वैसे ही लोग ताने देने लगते हैं। ठीक है, कितने महिलाएं हैं जो कि मतलब सांसद है, कितनी महिलाएं ऐसी है जो कि विधायक है, बहुत कम। तो अपन कहेंगे विधायिका के अंदर भी महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी कि उनकी संख्या कम है, उनकी संख्या में उनकी संख्या कम कम ही स्त्री सांसद और विधायक वगैरह है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राज्य में, ठीक है, किसी भी पार्टी के अंदर महिलाओं के साथ में भेदभाव हो जाता है। ठीक है, जेंडर और राजनीति में आपको इस तरह से बातें वो लिख के आनी है। ठीक है, और इसमें एल जी बी टी क्यू समुदाय के साथ में भेदभाव हो जाता है। ठीक है, अगर ये सवाल आ जाता है जेंडर से संबंधित चुनौतियां, इसके अंदर क्या लिखना है बेटा, आपको पहला पॉइंट लिख देना कि राजनीति में असमानता, अभी जो पॉइंट बताए वही लिख के आ जाना यहाँ पर, राजनीति में असमानता, यानी कि महिलाओं को और LGBTQ समुदाय वाले लोग हैं उनको कम प्रतिनिधित्व मिलता है, उनके साथ में भेदभाव होता है, तो राजनीति में उनके साथ में क्या है, असमानता की स्थिति है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, परिवार के अंदर असमानता है। ठीक है, परिवार के अंदर असमानता है, तो आपने खुद भी कभी कभार तो फील किया होगा लाइफ में कि मतलब परिवार के अंदर जो एक लड़का होता है उसको ज्यादा तवज्जो मिली होती है, वो घर से बाहर निकल सकता है, वो खेल कूद सकता है घर के बाहर जा करके। ठीक है, वो मूवी देख के आ सकता है, उसको तरह तरह की आजादी मिली हुई है। लेकिन लड़की को क्या इतनी आजादी है क्या, नहीं आजादी है। ठीक है, लड़का अच्छी स्कूल में पढ़ता है, लड़का अच्छी कोचिंग में पढ़ता है। ठीक है, लड़के के पास में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हमेशा से लड़के पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, लेकिन लड़कियों पर कितना ध्यान दिया जाता है, हालांकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कि ना तो लड़की और ना ही लड़के के साथ में कोई डिफ्रेंशिएट करते हैं, कोई भी अंतर करते हैं, लेकिन सामान्यतः अपन देखते हैं, कभी कभार तो फील करते ही है। ठीक है, तो परिवार के अंदर भी असमानता होती है, तो आप इसमें ये सारे पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अगर ये सवाल आ जाता है जेंडर से संबंधित चुनौतियां, कानूनी स्तर पर, कानूनी
स्तर पर एवं हकों में भिन्नताएं, हकों में भिन्नताएं। इस वीडियो को आप वापस से देख लेना, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको तभी याद होंगे, ठीक है। राजनीति में समझता ये हो गया। प्रवृत्तियां, तो उसके अंदर पॉइंट लिख के आने हैं। इसमें तीसरा पॉइंट मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या लिख के आना है कि मतलब परिवार के अंदर चाहे संपत्ति का अधिकार हो, चाहे एक पिता वो अपनी संपत्ति को बांट रहा हो बेटों और बेटियों के अंदर, तो कई बार होता है ना कि मतलब बेटा है उसके पास में जमीन जायदाद दुकान प्लॉट ये सब ज्यादा चला जाता है, ठीक है। और कानून भी इस तरह के होते हैं जो कि कई बार आदमी को फेवर करते हैं, कई बार एक मर्द को फेवर करते हैं, मतलब लड़की को कम अधिकार मिलते हैं। तो ये सब लिखना है कि कानूनी स्तर पर मतलब जो महिलाएं हैं उनके पास में कम अधिकार होते हैं, मर्द के पास में ज्यादा अधिकार होते हैं, उनके पास में हक भी ज्यादा होते हैं महिलाओं की तुलना के अंदर, ठीक है। तो मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के द्वारा ये मांग की जाती है कि हमें भी पुरुष के बराबर अधिकार मिले, ठीक है, कानून के स्तर पर भी हमें अधिकार मिले। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट समझो, अर्थव्यवस्था के अंदर श्रम का विभाजन, ठीक है। बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं और ये सवाल कल आ सकता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के अंदर श्रम का विभाजन, श्रम क्या होता है, लेबर होता है, मेहनत होती है, मजदूरी होती है। अर्थव्यवस्था के अंदर श्रम का विभाजन, ठीक है। आपने कभी कभार तो कुछ देख मतलब ये तो देखा होगा कि मतलब एक काम है, कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, कोई भी काम हो सकता है, चाहे ऑफिस का काम हो, ठीक है, चाहे वो ऑफिस का काम हो या फिर कोई मजदूरी वाला काम हो, जैसे कि रेत और ईंट पत्थर उठाना। तो उसके अंदर कभी आपने देखा होगा कि एक जो मर्द रहता है, एक जो पुरुष रहता है, उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं उसी काम के लिए। तो एक दिन की दिहाड़ी मजदूर की 800 रुपए, ठीक है। उसी सेम काम के लिए महिला ने भी वही काम किया, ठीक है, उसको कितना मिलेगा, 500 रुपए। तो यहां पर महिला के साथ में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर श्रम के विभाजन के अंदर एक ही काम के लिए कार्य के लिए समान कार्य के लिए महिला के साथ में भेदभाव हो जाता है, ठीक है। अब एक और बात है, एक महिला जीवन भर अपने घर के जो उसके मेंबर होते हैं, उसका जो पति होता है, उसका जो सास होता है, उसका ससुर होता है, ठीक है, उसके जो बेटे होते हैं, उनके लिए मुफ्त में वो खाना बनाते रहती है, ठीक है, किचन के अंदर। अब ये तो एक प्यार ही होता है, ये एक अटैचमेंट होता है, एक लगाव होता है कि जिसके कारण ये वो कर पाती है। लेकिन जो नारीवादी लोग हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि इस काम के लिए भी महिला को पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर वो बिना पैसे के बिना वेतन के काम करती रहती है। और कितना काम करती है एक महिला किचन के अंदर, वो आप अच्छे से जानते हैं, उसको एक पैसा भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर श्रम के विभाजन के अंदर ये सारे पॉइंट है वो आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। और पांचवा है बिना सॉरी ये लिख के आ जाना, घरेलू क्षेत्र में घरेलू क्षेत्र में घरेलू क्षेत्र में असमानताएं, घरेलू क्षेत्र में असमानताएं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब परिवार के अंदर क्या होता है कि जो स्त्री है वो बच्चों को भी पालती पोसती है जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते हैं, उनका ध्यान रखती है, हर एक वो चीज करती है, मतलब वो तो उसके औलाद है, इसके लिए कर रही है वो। लेकिन एक तरह से वो निःशुल्क कर रही है, वो इसका पैसा नहीं लेती है, ठीक है। पालन पोषण के लिए एक महिला कोई वेतन नहीं लेती है। और प्लस घर का जो काम रहता है, घर का सारा काम वो निःशुल्क करते हैं, चाहे वो किचन का काम हो या फिर साफ सफाई का काम हो या फिर घर के अन्य भी काम है, ठीक है। तो वो उसको उसके लिए पैसा नहीं मिलता, उसके लिए वेतन नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों उसने श्रम तो किया है, उसने मेहनताना किया है, उसके लिए उसको क्या मिलना चाहिए, उसको कार्य की एवज में पैसा मिलना चाहिए, ताकि जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बने, ठीक है। लेकिन समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि एक महिला पूरे जीवन भर जब तक वो मर नहीं जाती तब तक वो निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम करती रहती है, ठीक है। उसके बावजूद भी उसके साथ में कई बार सही बर्ताव नहीं होता है, तो ये एक दुख की बात है, ठीक है। ये आप पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं। छठा पॉइंट है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध
हिंसा। जेंडर से संबंधित चुनौतियां, ध्यान रखना ये कौन से सवाल का आंसर है, जेंडर से संबंधित चुनौतियां, तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। अब कोरोना का इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कोविड 19 में, ठीक है। कोविड 19 के अंदर क्या हुआ, जब कोरोना फैला तो ये जो पुरुष है, जो आदमी है, मतलब ये ऑफिस नहीं जाता था, ठीक है, ऑफिस सारे बंद पड़े थे, कंपनी में फैक्ट्री में नहीं जाता था, ठीक है, ये घर के अंदर रहता था। और घर के अंदर रहकर इतना, मतलब कई बार जो पुरुष रहता था वो महिलाओं पर और बच्चियों पर हाथ उठा देता था। घर, ये बिल्कुल सच है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस है वो लगातार बढ़ती गई है। कोरोना के कारण जो पुरुष है वो घर के अंदर रहा, उसने महिलाओं को तंग परेशान किया, सताया, ठीक है। ये कोरोना के अंदर केसेस है, काफी सुनने के लिए मिले। तो महिला के विरुद्ध काफी हिंसा हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि महिलाओं का शोषण कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। एक तो देह व्यापार, देह व्यापार जिनमें शरीर को बेच करके जो ऐसे एजेंट होते हैं जो पैसे लेते हैं, ठीक है। देह व्यापार में कुछ महिलाएं हैं वो लगी होती है, कई बार तो कोई गरीब महिला है वो भी इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। देह व्यापार के कारण महिलाओं का शोषण होता है, ठीक है। और यौन शोषण भी होता है, मतलब किसी महिला के साथ में बलात्कार हो गया, को रेप हो गया, तो वो यौन शोषण के अंतर्गत आएगा। तो महिला के विरुद्ध हिंसा ऐसे होती है, देह व्यापार से, यौन शोषण से, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना। पढ़ते हैं सवाल और क्या आ सकता है इस चैप्टर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पितृसत्ता की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। पितृसत्ता की मतलब ये जो पुरुषों की जो व्यवस्था है कि इसने महिला पर अपना अधिकार जताया है, महिला का शोषण किया है, महिलाओं को कम अधिकार दिए हैं, महिला को पीछे रखा है, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत, तीन उत्पत्ति के सिद्धांत है इसके, उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है। इसमें पहला जो सिद्धांत है वो परंपरावादी विचारधारा, परंपरावादी, और दूसरा इसके अंदर परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी नारीवाद, नारीवाद विचारधारा, परंपरावादी, परिवर्तनवादी, नारीवाद विचारधारा, ठीक है। और तीसरा क्या है इसके अंदर, समाजवादी विचारधारा। इस सवाल पर भी है ना थोड़ा सा गौर फरमा लेना, क्योंकि ये सवाल कल आएगा तो फिर लिख नहीं पाएंगे ज्यादा। तो पहले तो पॉइंट याद करो, पितृसत्ता की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, परंपरावादी, ठीक है, परिवर्तनवादी और समाजवादी। अब देखो जो परंपरावादी जो ख्यालात है पितृसत्ता की उत्पत्ति से संबंधित, मतलब ये सिद्धांत ऐसा कहता है कि प्रकृति ने मर्द को अधिक मजबूत बनाया है, प्रकृति ने मर्द जात को अधिक मजबूत बनाया है और महिला को कम मजबूत बनाया है। तो समाज के जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं, समाज के जो बेहतरीन कार्य होते हैं वो पुरुष करेगा, महिला नहीं करेगी, क्योंकि वो कमजोर पैदा हुई है, ठीक है, कमजोर पैदा हुई है। तो परंपरावादी विचार में ये सब लिख के आना है, ठीक है। तो परंपरावादी विचारधारा एक पुरुष को जैविकीय दृष्टि से भी मजबूत बनाती है, उसको समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी श्रेष्ठ मानती है, ठीक है। परिवर्तनवादी नारीवाद में क्या लिखना है, परिवर्तनकारी नारीवादी विचारधारा में आपको क्या लिखना है कि महिलाओं को शोषण तो हुआ है जैविकीय दृष्टि से भी और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी। क्यों? क्योंकि महिला के पास में क्या है, उसके पास में प्रजनन शक्ति है, ठीक है, प्रजनन शक्ति है, बच्चे पैदा कर सकती है, राइट। और इस शक्ति पर किसने अब तक कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, पर महिलाओं की प्रजनन शक्ति पर किसने नियंत्रण स्थापित कर रखा है, पुरुषों ने नियंत्रण स्थापित किया हुआ है, ठीक है। महिलाओं की प्रजनन शक्ति पर
किसने नियंत्रण स्थापित किया हुआ है? पुरुषों ने स्थापित किया हुआ नियंत्रण। ठीक है, एक महिला एक महिला एक महिला अपने शारीरिक एक महिला अपने शारीरिक प्लस मनोवैज्ञानिक जरूरतों के लिए एक महिला अपने मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक जरूरतों के लिए आज भी वो पुरुषों पर निर्भर है। राइट। तो इस कारण से क्या होता है कि जो पुरुष है वो उनका शोषण करता है, क्योंकि उसने महिलाओं की प्रजनन शक्ति पर कंट्रोल स्थापित कर रखा है। ये परिवर्तनवादी विचारधारा के अंदर लिखना है। क्या लिखना आया समझ में? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? पितृसत्तात्मक उत्पत्ति के सिद्धांत में तीसरी विचारधारा समाजवादी विचारधारा, तीसरा सिद्धांत है। तो मैं क्या कह रहा हूं, वापस से सुनो ध्यान से, कि महिला और पुरुष के बीच में जैसे भी संबंध है, खराब है चाहे अच्छे हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं? उत्पादन की प्रणाली के आधार पर। ठीक है, यानी कि आप ये दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि समाज के अंदर किसके पास में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कौन चलाता है? एक पुरुष चलाता है। ठीक है, तो महिला को वहां पर मतलब उस कंपनी के निर्णयों से पीछे रखा जाता है। ठीक है, महिला को इतने अधिकार भी नहीं हो पाते कि वो बोल पाए। तो उत्पादन प्रणाली पर किसका हक है, ये बता देता है महिला और पुरुष के बीच में संबंध। तो समाजवादी विचारधारा को समर्थित करने वाले लोग कहते हैं कि समय के साथ में कि महिला है वो भी उत्पादन प्रणाली के साथ में जुड़ जाएगी, यानी कि कुछ महिलाएं वो भी बिजनेस वगैरह करने लग जाएंगी, कुछ महिलाएं फैक्ट्री वगैरह इनके मालिक बन जाएंगी। तो महिला और पुरुष के बीच में जो संबंध है वो भी अच्छे हो जाएंगे। और महिला और पुरुष के बीच में जब संबंध अच्छे हो जाएंगे तो ना तो उनका जो यौन शोषण वो होगा। ठीक है, परिवार के अंदर जो शोषण होता है वो भी नहीं होगा। घरेलू श्रम के अंदर जो शोषण होता है, उसको बिना वेतन के पैसे बिना वेतन के काम करना पड़ता है, वो भी नहीं होगा। तो समाजवादी विचारधारा में क्या लिख के आना है कि उत्पादन प्रणाली के आधार पर महिला और पुरुष के बीच में संबंध वो निर्धारित किए जाते हैं। जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली के जो आधार है वो बदलेंगे, ठीक है, तो उस तरह से महिला और पुरुष के संबंध भी है वो बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मैंने 5 चैप्टर करवा दिए। राइट। अब है ना, मैं आपको कुछ सवाल बताता हूँ। चैप्टर नंबर 5 से 2 सवाल याद करना। न्याय इस चैप्टर का नाम है। सवाल नंबर 1 याद करना कि सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, सामाजिक न्याय का वर्णन करो। ये आप अपने स्तर पे एक बार पढ़ के आना, और ग्रुप में मैं ऑडियो भेज करके इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? ठीक है। और दूसरा सवाल याद करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना। जॉन रोल्स का जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, इनमें से एक सवाल आएगा कल, ये भी मैं समझा दूंगा, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत। ठीक है। और अब आ जाओ यूनिट नंबर 7 पे आ जाओ, यूनिट नंबर 7 पे आ जाओ। ठीक है, ये 2 सवाल याद करना, एक सवाल कल मिलेगा आपको एग्जाम में, या तो जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत या सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 5 कंप्लीट। और अब आ जाओ यूनिट नंबर 7 पर, यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है लोकतंत्र, लोकतंत्र। ठीक है, तो इसमें आपको लोकतंत्र तो पता ही है, लोगों का शासन, लेकिन इसमें आएगा टिप्पणी लिखना, टिप्पणी लिखना। ठीक है, अब कितने प्रकार के लोकतंत्र होते हैं वो आपको एक बार देखनी है। ठीक है, एक तो होता है शास्त्रीय लोकतंत्र, शास्त्रीय लोकतंत्र। दूसरा टाइप होता है कुलीनवादी। कुलीन का मतलब होता है कि अभिजात्य वर्ग, यानी कि जो कुछ मुट्ठी भर ताकतवर लोग अगर शासन करते हैं तो उसको कहते हैं कुलीनवादी, कुलीनवादी लोकतंत्र। तीसरा टाइप होता है बहुलवादी, जिसमें शक्तियां वो बटी होती है। चौथा होता है सहभागी लोकतंत्र, जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र की प्रक्रिया में अगर राज्य के अंदर रहने वाले सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। चौथा लोकतंत्र विमर्शी लोकतंत्र, यानी कि आपसी सहमति के आधार पर आपसी सहमति के आधार पर लोग चर्चा करते हैं, तब लोकतंत्र का निर्माण जो होता है वो विमर्शी लोकतंत्र होता है। छठा लोकतंत्र जनवादी, जनवादी लोकतंत्र। और सातवां टाइप समाजवादी,
समाजवादी लोकतंत्र, और 8वां टाइप ए लोकतंत्र, ए लोकतंत्र। ठीक है, इनमें से आपको एक सवाल देखने के लिए मिलेगा, 10 नंबर का वो सवाल रहेगा कल, टिप्पणी लिखना। और मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट लगा लो, क्या आ सकता है। एक तो ये याद करो, बहुलवादी। ठीक है, एक ये याद करो आप, जनवादी लोकतंत्र, एक याद कर लो, ये लोकतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 7 भी अपना कंप्लीट हो गया, है ना। तो मैंने बताओ आपको कितने चैप्टर अब तक करवा दिए। अब तक मैंने आपको बीपीएससी 133 के अंदर, बीपीएससी 133 के अंदर चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है न्याय, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है लोकतंत्र, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जेंडर। ठीक है, और क्या क्या करवाया है मैंने। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम लोकतांत्रिक बनाम आर्थिक विकास, चैप्टर नंबर 12 स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण, चैप्टर नंबर 13 रक्षात्मक भेदभाव, चैप्टर नंबर 14 परिवार एवं कानून। ठीक है, तो ये मैंने चैप्टर आपको करवा दिए हैं, ये 7 चैप्टर मैंने अभी कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, तो इनको एक बार रिवाइज करना, जो मैंने पढ़ा दिया उसके लिए वीडियो देख लेना, और जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत ये खुद पढ़ना। ठीक है, नहीं समझ में तो मैं आपको ऑडियोज की सेंड कर दूंगा। राइट, सामाजिक न्याय पढ़ लेना, क्या होता है सामाजिक न्याय, और फिर लोकतंत्र के प्रकार देख लेना एक बार, तो यहाँ से काफी सारे सवाल है वो आ जाएंगे। और इसके अलावा दोस्त, अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 वो आपको पढ़ना है, क्योंकि 20-30 नंबर के सवाल आएंगे, यहाँ से भी आपको 2 सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 से। वो सवाल क्या हो सकते हैं, राजनीति से आप क्या समझते हैं, राजनीति से आप क्या समझते हैं, पहला सवाल रहेगा। और दूसरा सवाल, शक्ति का वैधीकरण, इसको देख जाना भाई, इसको देख जाना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शक्ति का वैधीकरण, मैक्स वेबर ने दिया था, ये मैक्स वेबर का सिद्धांत है शक्ति का वैधीकरण।